अस्सलाम वालेकुम। हमारी कोशिश तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि आज का एपिसोड थोड़ा सा तवील हो जाए। उसको दो हिस्सों में काटना है या एक ही लंबा रखना है। इन एनी केस आपने घबराना नहीं और छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि सवाल जितने मैं करूँगा वो सब वो हैं जो आप पूछना चाहते हैं। इससे पहले कि सवाल करूँ, इंट्रो। अच्छा अली, पहला सवाल ये है कि आईएमएफ से एक हमारी मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है, दूसरी की तारीख अब 18 है। क्या वाकई आईएमएफ ने ये कहा है कि जे तुसी पेट्रोल ते बिजली की कीमत ना वधाई तो असी मिलांगे ही नहीं? अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता कि आईएमएफ ने ये कहा है एग्जैक्टली या नहीं कहा। ये तो शायद मिफ्ता साहब भी बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन ये तो तय है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ से इस प्रोग्राम के लिए जो कमिटमेंट्स की हैं, जिसमें बेसिकली एनर्जी सेक्टर में फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ को विड्रॉ करना है, और वो जो एडिशनल शौकत तरीन साहब ने कमिटमेंट की थी बेसिकली पेट्रोलियम के ऊपर एडिशनल लेवी की, वो तो किसी ना किसी तरह या वो पूरी करनी पड़ेंगी या उसका अल्टरनेटिव प्लान देना पड़ेगा। उसके बगैर तो मामला आगे नहीं चल सकेंगे। तो ये तो बिल्कुल गिवन है कि इस हुकूमत को या तो वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आईएमएफ के साथ कमिटमेंट है, और या फिर बताना पड़ेगा कि जी हम अगर फॉर इंस्टेंस ये नहीं कर रहे हैं तो इन पैसों को हम इधर से पूरा करेंगे, और उससे हमारा जो बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो टारगेट्स हम मीट करने की कमिटमेंट देते हैं आपको। तो ये तो मतलब इन एनी केस गिवन है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आईएमएफ के साथ इस तरह के मामला में। दूसरा सवाल, ये जो हुकूमत ने 3-4 दफ़ा इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम पेट्रोल की किसी तरह से दो प्राइसेस रख लेंगे, गरीबों के लिए कुछ और अमीरों के लिए कुछ और, क्या ये इंतज़ामी तौर पे मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बल्कि ये ना एक फ्रॉड का रास्ता खोल देगा। सो बेसिकली होगा ये, वो कोटे आएंगे जिसके अंदर लोगों को फिर मतलब जाहिर सी बात है वो सस्ती बिजलियाँ, वो जिस तरह वो होता था, आपको याद होगा कि कुछ इदारे होते थे वापडा वगैरह जिनके मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिलती थी। वो बिजली चोरी का बेसिकली लीगल तरीका बन चुका था आहिस्ता आहिस्ता वो। तो इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह के दाव लगेंगे बहुत ज़्यादा लोगों के। बेहतरीन तरीका जो सब्सिडीज़ का होता है वो प्राइमरली सिर्फ एक होता है, और वो ये होता है कि आप डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपने सब्सिडीज़ देनी है तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और फोकस्ड होनी चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि चाहे ये घर हैं जिनकी मंथली इनकम जो है वो सस्टेनेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे है, तो सरकार इनको 1000, 2000, 3000 रुपया महीना एडिशनल दिया करेगी ताकि वो उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी आ सके। बाकी इसके अलावा मतलब हाँ, ये हो सकता है किसी स्टेज के ऊपर कि शायद मतलब जो पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन हैं उनको सरकार कोई फ्यूल कार्ड दे दे वगैरह वगैरह, बट ये कोई इतना एफिशिएंट तरीका नहीं होगा। दूसरा, फ्रैंकली अगर आप मतलब उसको दूसरी तरह से देखते हैं तो अगर पेट्रोल वगैरह की कीमत बढ़ेगी भी तो इसका असर कम आमदनी वाले लोगों पे बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, सिवाय इसके कि वो बेसिकली वो जो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह के, बस मोटरसाइकिल वगैरह वाले के ऊपर, क्योंकि मोटरसाइकिल की वैसे ही फ्यूल कंजम्पशन मतलब बहुत कम होती है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, इसका ज़्यादा असर उन लोगों के ऊपर आएगा जो बेसिकली मिडिल इनकम और हायर इनकम वाले लोग हैं, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट एक्चुअली ज़्यादा आएगा। दूसरा, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि सरकार को ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी इसके बाद कि जो ट्रांसपोर्ट के रेट डिटर्मिन होते हैं उनको बेसिकली कंप्लाई किया जाए। हाँ, और तीसरी चीज़ जो कर सकती है वो ये कर सकती है, मतलब जिस तरह ये लाहौर, इस्लामाबाद में, अब कराची में भी हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क्स हैं जो एक्चुअली बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट बनते जा रहे हैं अब इस ट्रांसपोर्ट का। तो ये किया जा सकता है कि किसी तरह सूबाई हुकूमतों से या लोकल गवर्नमेंट्स के साथ ताउन करके इसके लिए को सब्सिडी स्ट्रक्चर इन्हांस कर दिया जाए ताकि लोगों के जो बेसिकली आम लोग हैं उन पर इसका इम्पैक्ट ज़रा कम पड़े। बट ये वाला सिस्टम है कि जी ये दो प्राइसेस होंगी फ्यूल की, वो कैसे होंगी, कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, मतलब उसका तो कोई तरीका पॉसिबल ही नहीं है। वो तो मुझे नहीं पता कि तजवीज़ आई भी क्यों है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो संजीदा तजवीज़ है भी इवन। अच्छा, ये अब इस सवाल के अंदर दो सवाल हैं। एक ये कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अच्छा जब आईएमएफ से पैसे आ जाएंगे या सऊदी अरेबिया से पैसे आ जाएंगे या कहीं और से पैसे आ जाएंगे तो फिर क्या जो हमारे इस्तेमाल की अशिया हैं वो सस्ती हो जाएंगी? और दूसरा सवाल ये है कि क्या पैसे आने के बाद डॉलर का रेट नीचे चला जाएगा? अच्छा, डॉलर का रेट शायद अगर को थोड़ा सा स्पेकुलेशन की वजह से 2-4 रुपए का फ़र्क पड़ जाए, उससे ज़्यादा का इम्कान
कम है, मतलब होता नहीं है, क्योंकि डॉलर का रेट एक्चुअली इस चीज़ से लिंक्ड है कि आपका ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट किस पोजीशन में है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी कि अगर आपके पास बेसिकली फॉरेक्स बफर आ जाता है जो आईएमएफ के लोन से आएगा, और अगर सऊदी अरेबिया से पैकेज आता है, यूएई से पैकेज आता है, चाइना आपकी को मदद करता है, तो फिर इस चीज़ का इम्कान ज़रूर है कि आपको डॉलर का रेट भी यहाँ स्टेबल हो जाए। और दूसरा, जो बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पेट्रोल की प्राइस से, डॉलर की प्राइस से लिंक्ड है, वो शायद थोड़ा सा रुक जाएगा। बट रिवर्सल तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। मतलब मज़ीद महंगी नहीं होंगी, हाँ जी, सस्ती नहीं होंगी, हाँ जी, ज़्यादा इशू है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सस्ती में भी ना, सॉरी एक चीज़ और, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बेसिकली कीमत जो है ना वो सप्लाई डिमांड पे, बेसिकली अक्सर कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो बेसिकली सप्लाई डिमांड पे चलती हैं। मसलन टमाटर है, आलू है, सब्जियां हैं, फल हैं, इसी तरह और दूसरी चीज़ें हैं। स्पेशली ये सब्जियां और फल के केस में इस चीज़ का सीजनलिटी से बहुत ताल्लुक होता है। सिमिलरली इवन ऑयल जो है उसकी प्राइस क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है और वो कमोडिटी है, तो वो भी इस चीज़ पर डिटर्मिन करेगा कि सप्लाई डिमांड की और प्राइस की सिचुएशन क्या है। अगर उसमें कोई चेंजेस आती हैं तो ऑफकोर्स वो सस्ती भी हो सकती हैं, वो महंगी भी हो सकती हैं। बट खाली डॉलर आने से मतलब सस्ती होने का तो कोई चांस नहीं है। अच्छा, इस दफ़ा हम ये सुन रहे हैं कि हमारी भी गंदम की फसल बहुत अच्छी नहीं हुई, और दुनिया में भी वो यूक्रेन वॉर की वजह से किल्लत होगी शायद, या हो सकती है। हाँ जी। तो इसका इम्पैक्ट हमारे पे क्या आएगा? अच्छा, पहली चीज़ तो यूक्रेन और रूस जो हैं वो दुनिया में गंदम पैदा करने वाले सबसे बड़े मुल्क थे, और को तकरीबन सारी दुनिया में एक्सपोर्ट्स में इनका मतलब प्रेडोमिनेंट शेयर है, हल्का फुल्का भी नहीं, प्रेडोमिनेंट शेयर है। इवन पाकिस्तान जो है वो भी अपनी गंदम की ज़रूरियात मोस्टली यूक्रेन की गंदम से पूरा करता है। इसी तरह जो ममालिक हैं वो उनमें से अक्सर की रिलायंस जो है वो इसके ऊपर होती थी। पिछले साल की सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान के जो था उसकी आई थिंक जो कंजम्पशन है गंदम की सालाना वो 280 मिलियन टन है, और जो प्रोड्यूस था वो 240 मिलियन टन के आसपास था। इस दफ़ा जो ख़बर आ रही है वो ये आ रही है कि बिकॉज गर्मी ज़रा जल्दी आ गई है और बारिशें वगैरह ज़रा थोड़ी सी कम हुई थी, तो गंदम का दाना हल्का है, जिसका मतलब ये है कि शायद प्रोड्यूस पिछली दफ़ा से भी कम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो जहाँ से आप इस गैप को किसी भी वक्त बड़ी आसानी के साथ पूरा कर सकते थे, वो दोनों मुल्क जो हैं, रशिया सैंक्शंस की वजह से और यूक्रेन जंग की वजह से वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि आप उस सरप्लस को बड़े आराम से पूरा कर सकें। सो एक चैलेंज जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए इस वक्त होगा वो ये होगा कि फिल फॉर को तकरीबन 80 से 100 मिलियन टन गंदम की परचेज़ का बंदोबस्त करे और उसको स्टॉक करने का बंदोबस्त करे। और इसके लिए अगर आज की मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो $1.5 से $2 बिलियन आपको फॉरेक्स में चाहिए है इस गंदम की कमी को पूरा करने के लिए। अगर कहीं पर कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकते हैं, सस्ते कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकते हैं, मतलब रशियन गंदम वगैरह मिल सकती है, तो वो एक अलग चीज़ है। उसको अगेन देखना पड़ेगा कि आप सैंक्शंस वगैरह को कैसे बाईपास करते हैं। बट अदरवाइज़ आपको ये प्लानिंग किसी ना किसी फॉर्म में करनी है, वरना सीधी सी बात है अगर आपके पास गंदम का बहरान पैदा हो जाता है तो वो तो फिर आप एब्सोल्यूट अनार्की में चले जाएंगे। तो 1.5 से 2 बिलियन का आपका फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, प्लस इससे कुछ कम, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट को प्राइस डिफरेंशियल भी मेंटेन करना होगा कि लोगों तक की कुव्वत ख़रीद में रहे, तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई सब्सिडी वगैरह भी रुपए, वो बेसिकली कुछ 100 अरब रुपए, 80 अरब रुपए की कोई सब्सिडी का भी इम्कान है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ा चैलेंजिंग है, मतलब अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी तक काम करना शुरू नहीं कर चुकी तो वो ऑलरेडी लेट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कल या परसों जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक चीज़ कही कि मैं ये सोच रहा हूँ या मेरी तजवीज़ है कि स्टेट लाइफ पता नहीं 100 अरब से ऊपर का इदारा हो चुका है, तो उनको इतने % इंटरेस्ट देकर वहाँ से रकम लेकर उसको हुकूमत में लगा दिया जाए, कुछ इस तरह के सब। उन्होंने बेसिकली कहा था कि हम स्टेट लाइफ को एक्चुअली प्राइवेटाइज करते हैं, और वो प्राइवेटाइज करने का भी उनका जो तरीका था बेसिकली वो ये था कि उसके 2 हिस्से कर दें। एक हिस्सा को 25-26% शेयर किसी ऐसी एंटिटी को दें जिसका इंश्योरेंस बिजनेस का एक्सपीरियंस है और उसको मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर दें, और बाकी इतना ही तकरीबन जो है 25-26% वो हम स्टॉक एक्सचेंज पे लॉन्च कर दें। और उनका ख्याल था कि इससे
कोई 10-20 अरब रुपए के आसपास की रकम हुकूमत पाकिस्तान को मिल सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं फिर अपनी इंश्योरेंस ख़त्म करवा लूँ कि रहने दूँ अभी? अच्छा, अगर इस प्राइमरली अगर इंश्योरेंस मूव कर रही है अब किसी ऐसी एंटिटी के पास जिसका इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, तो एज सच इंश्योरेंस के ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद इसकी मतलब जिसको कहते हैं कि परफॉर्मेंस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, इस चीज़ का इम्कान ज़रूर है। लेकिन जो ज़्यादा इसमें बड़ा इशू है वो ये है कि ये है एक कोलिशन गवर्नमेंट, और इस कोलिशन गवर्नमेंट में है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, और इन दोनों की जो प्राइवेटाइजेशन की अप्रोच है वो फ़र्क रही है हमेशा से। मसलन पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे फोकस करती रही है हमेशा कि जो भी प्राइवेटाइजेशन हो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो। उसमें ऑफ कोर्स वो कंट्रोवर्शियल कम होती है, आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट करते हैं। उसमें जो एक इशू आता है वो जिसका प्रॉब्ली ज़रदारी साहब ने मेरा ख्याल हाइब्रिड भी इसीलिए किया, उसमें मैनेजमेंट का इशू ज़रूर रहता है कि वो जिस तरह PTCL था एक ज़माने में, वो स्टॉक एक्सचेंज पे चला गया था लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल में था, तो वो कोई इतना एफिशिएंट तो हुआ था लेकिन इतना एफिशिएंट नहीं था। PSOs की एक मिसाल है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का तरीका ये है कि नहीं, इसको प्राइवेट पार्टीज़ को प्राइवेटाइज़ किया जाए बजाय इसके इसको स्टॉक एक्सचेंज पे लॉन्च किया जाए। उसमें कंट्रोवर्सीज़ वगैरह भी आती हैं, बट उसमें ये होता है कि आप ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ से निकाल के किसी और को दे दी जा सकती है। हाँ, इसमें मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बेहतर अप्रोच है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि इस सारे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मतलब आपको याद होगा PTCL की जब एतिसलात को प्राइवेटाइजेशन हुई थी, या एक ज़माने में मुस्लिम कमर्शियल बैंक की जब, या सीमेंट प्लांट्स की जब, तो काफ़ी तनकीद इस चीज़ पे आई थी कि जी आपने अपनी मनपसंद पार्टियों को इन ठेकों से, इन प्राइवेटाइजेशन से नवाज दिया है। तो अब मेरा ख्याल है कि वो ज़रदारी साहब जो स्टेट लाइफ के बारे में सोल्यूशन दे रहे हैं वो तो हाइब्रिड है, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरी बातें जो की थी वो यही थी कि जी हमारे पुराने तरीके को, स्टॉक एक्सचेंज वाले तरीके को आप लेके चलें। तो अब ये भी देखना होगा कि ये क्योंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट है तो ये इसको कैसे चलाएगी। अच्छा, ज़रदारी साहब ने एक और बात भी की है, और वो ये कि ओमान तक पता नहीं रेल की पटरी बिछा दी जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, मतलब फ़िलहाल तो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि दुनिया में सबसे जो बड़ी अंडर सी टनल है वो इस वक्त तकरीबन 54 मील की है, और ओमान से जो हमारा डिस्टेंस बनता है वो इससे को 3 गुना से भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है सी टू सी। तो मतलब इस वक्त तो शायद हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा, बट शायद आगे चल के किसी स्टेज के ऊपर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो। लेकिन एक चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़रूर है जिसके ऊपर हमें बड़ा संजीदगी से काम करना चाहिए, और उस तरफ लोगों का ना अभी बहुत ज़्यादा स्पेशली हमारे रीजन में ध्यान नहीं है। यूरोप वगैरह ने तो इसको किसी हद तक बहुत पहले एड्रेस कर लिया था, इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं बट वैसे, लेकिन हमारा ध्यान इस चीज़ के ऊपर नहीं है, और वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना अब आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन के पैटर्न्स हैं इसमें बहुत अनसर्टेनिटी आ रही है, और इस अनसर्टेनिटी का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बजाय ना सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर नेशनल ग्रिड हों आपके, बल्कि आपकी ग्रिड्स की इंटरकनेक्टिविटी भी हो अक्रॉस रीजन्स। सो आपको शायद किसी स्टेज के ऊपर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका UAE से या ओमान से जो कनेक्शन है, बेसिकली आपका जो अंडर सी केबल के थ्रू किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र, ताकि अगर यहाँ कमी है तो आपको UAE और ओमान से किसी ना किसी फॉर्म में करना पड़ेगा, ताकि अगर यहाँ कमी है तो वहाँ से यहाँ आ जाए, अगर वहाँ कमी है तो यहाँ से वहाँ चली जाए। उससे दूसरी चीज़ एक और ये होगी कि जो आपको अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैपेसिटी पेमेंट्स का इतना बर्डन देना पड़ता है, शायद इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपनी सरप्लस हमेशा निकाल सकते हैं। दूसरी जगह जहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल की, कनेक्टिविटी को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें भी एक मतलब ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग चैलेंज है, और वो ये है कि अगर आप कराकोरम को क्रॉस करते हुए चाइना के साथ इसी तरह ग्रिड कनेक्टिविटी किसी न किसी फॉर्म में इस्टेब्लिश कर लें, तो ये जो पूरा आपके पास एक जिसको कहते हैं कि हेजिंग आ जाएगी अपनी एनर्जी सेक्टर की, वो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल मतलब ये आई थिंक प्रॉब्ली इस वक्त ये रिलेटिवली ज़्यादा डूएबल है। अगेन मतलब 180 माइल्स अंडर सी टनल को इतना मतलब वो थेरेटिकली तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद इसमें इंजीनियरिंग चैलेंजेस और कॉस्ट और बिजनेस वायबिलिटी तो इस वक्त एक इशू होगा।
अच्छा, ये माजरत करते चलें आपके साथ, हम पसीनो पसीन हो रहे हैं क्योंकि एक तो हीट वेव है, आपको अंदाज़ा है, दूसरा ये है कि लाइट फिर जाना शुरू हो गई है काफ़ी ज़्यादा देर के लिए, तो दोनों हमें भी चैलेंजेस का सामना है। अच्छा, अगला सवाल शहबाज शरीफ साहब की तरह। अगला सवाल ये है कि हमें लोगों ने एतराज़ किया, उन्होंने कहा जी कि आप बड़े दबा के क्रिटिकल होते हैं पीटीआई पे और आप नून पे भी बहुत नजर करम रखते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जब बात आती है ना तो आप ज़रा ठंडे मिठे हो जाते हैं, ज़रा हौला हाथ रखते हैं, तो इसकी क्या वजह? अच्छा, एक तो पहली बात ये है कि इसका जवाब मेरी जगह आपको देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो मतलब सीधी सी बात है कि मतलब इस सारे सिस्टम में 13 ऑनवर्ड्स मतलब पीपल्स पार्टी एक तो वैसे ही ज़रा मतलब थोड़ा सा लो की रही है। मतलब मेनली हम पाकिस्तान के बहुत से इश्यूज जो हैं वो फेडरल पॉलिटिक्स पे हैं, तो वहाँ पर पीटीआई और पीएमएलएन का मैच ही रहा है। गवर्नमेंट भी नहीं दोनों की आई है फेडरल लेवल पे, इवन पंजाब जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे भी हुकूमत इन्हीं की आई है, तो एक तो इसकी वजह बड़ी सीधी सी बात आई है। दूसरी बात ये है कि पर कैपिटा मेरा ख्याल है कि मतलब सो वी एक्चुअली हैव वेरी लिटिल टॉलरेंस फॉर क्रैप, और आई थिंक पर कैपिटा क्रैप प्रोड्यूस करने में पीपल्स पार्टी इनसे पीछे है थोड़ी सी। मतलब जो जिस तरह की बातें हैं और मतलब वो जिसको कहते हैं ना लंबी लंबी बातें पीटीआई और पीएमएलएन करते हैं, वो थोड़ी सी कम करते हैं। मतलब शायद उसकी वजह ये कि वो बोलते कम है, शायद उसकी वजह कि उनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, शायद उसकी वजह कि उनको इतनी कवरेज नहीं मिलती तो हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसकी दूसरी वजह ये। अच्छा, तीसरी चीज़ एक और भी है, और वो ये कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो इन 3 जमातों में मेरे तो पीपल्स पार्टी से बहुत से शिकवे हैं, और उसकी वजह ये है कि मतलब मेरे दोस्तों को पर स्क्वायर फुट सबसे कम टिकटें पीपल्स पार्टी ने दी हैं। को होगा, मेरा नहीं ख्याल है किसी मेरे दोस्त को आज तक उन्होंने कभी टिकट दी है। मतलब मेरे जानने वालों को पीएमएलएन भी टिकट दे देती है, पीटीआई भी टिकट दे देती है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं देती है। बल्कि तो मतलब ये एक शिकवा है मुझे, और अगर किसी को दिया भी है एक आधे को तो वो इतना दूर दिया है कि ना उसका पंजाब से कोई ताल्लुक, ना उसका लाहौर से कोई ताल्लुक, ना उसका इस्लामाबाद से कोई ताल्लुक। तो मुझे तो शिकवा है जेनवन, और स्पेशली जरदारी साहब वाली पीपल्स पार्टी से, और मेरा बड़ा जेनवन शिकवा है। और अव्वल तो कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी में कोई देख रहा है तो इस शिकवे को कंपनसेट करने के लिए मैं उनसे कहूँगा कि अगर वो सेनेट के लिए कोई मुनासिब कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, कोई कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, तो वो मेरे साथ बैठा है। और मतलब ये एक बोल्ड आदमी भी है, और ये एक इंतहाई पॉलिटिकली एस्ट्यूट आदमी भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे शिकवे दूर हों तो ये वजह है। बट बाकी हाथ हौला रखने की वजह ये है कि वो कोई इतना ज़्यादा ना नज़र आते हैं, ना वो कोई इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं जिस पे हमें परेशानी हो। मतलब कोई मतलब आप देखें ना, अगर कोई इस तरह की बात करे कि मैं इमरान खान आएगी और $200 बिलियन लाएगी, तो उस पर तो हम मतलब इंजॉय भी कर सकते हैं, उस पर हम बातें। या वो बेसिकली कि एक साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि लंदन आओ मैनू मिलो आके, तो मैं दसांगा इकॉनमी किन चल दी है, तो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें कर सकते हैं, उसमें गुंजाइश भी निकलती है। ये बेचारे अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है इन पर हाथ हौला है। अगर कभी इनका दोबारा चांस लग गया तो उम्मीद है आपका गिला दूर कर देंगे, लेकिन उससे पहले इनके पास एक मौका है कि ये हमें मतलब अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। और वो जो है ना, इसमें मैं साथ में ये कहना चाहूँ कि बीच में जो आपने कहा था ना कि इसका जवाब तो मुझे देना चाहिए, हाँ जी, तो मेरा तो इस पर जवाब ये है कि इस शो में इदारे का यानी कि मेरा मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, मैं तो आपके सवालात बस आगे रख रहा हूँ। अच्छा अली, अब जो है ना हमने सिर्फ 2-3 सवाल करने हैं आखिरी, और उसके बाद छुट्टी। वो है ऑटो सेक्टर पर। ठीक हो गया जी। अच्छा, आपको बहुत पसंद है ऑटो सेक्टर, मैंने नोट किया। वो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं गाड़ी खरीदूं। मैं शहबाज शरीफ साहब अगर कोई हो गया उनके आसपास को बंदा देख रहा है तो हम बहुत तंग हैं आज लोड करने। अरे सवाल ये है कि वो ज़ाहिर है गाड़ियों की कीमतें ऊपर चली जा रही हैं, वो एक साल में 3 दफ़ा बढ़ जाती हैं। उसका एक बहुत बड़ा वजह डॉलर की प्राइस है, फिर और भी इन्फ्लेशन और सारे मामलात। लेकिन जब भी ये गाड़ियों की प्राइस बढ़ाते हैं, कई दफ़ा ऐसा भी महसूस होता है कि अच्छा यार, डॉलर तो इतने रुपए बढ़ा था, तो उसकी मुताबिकत से तो गाड़ी की प्राइस इतनी होनी चाहिए थी, या इन्फ्लेशन तो इतने % हुई थी तो गाड़ी की प्राइस इतनी, वो जो गाड़ी की प्राइस है वो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब ऐसा होता है तो वो तो फिर जाहिर है जब भी गाड़ी की कीमत बढ़ती है तो मुझे लगता है कि बायर्स कम हो जाते होंगे,
जब बायर कम हो जाते हैं तो फिर उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन और नहीं बढ़ाना पड़ता होगा ऑटो इंडस्ट्री को, ताकि वो अपनी जो ग्रोथ है वो उतनी मेंटेन कर सकें? अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि क्योंकि ये ऑटो सेक्टर है प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री, ये कभी भी सप्लाई उतनी नहीं करते जो डिमांड को मीट कर रही हो। मतलब ये सबसे बड़ा जो फंडामेंटल मसला है वो है ही ये कि ये एक प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है। मतलब उसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर सप्लाई, वो वाली बात ये कि अगर प्राइस ऊपर जाने से डिमांड कम होती हो, लोग मतलब डिमांड इन रियल सेंस सप्लाई से कम होती हो, तो उसका सबसे बड़ा सबूत आपको तब मिलेगा जो आपने खुद ही कह दिया कि ऑन टूटना शुरू हो जाएगा या आपको सप्लाई जल्दी मिलना शुरू हो। ऐसे कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली मेक श्योर करते हैं कि सप्लाई हमेशा डिमांड से ज़्यादा रहे, डिमांड हमेशा कम रहे। प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है, सो बेसिकली ये प्राइस अपनी मर्जी से लेते हैं। ये एक इनएफिशिएंसी, डिमांड ज़्यादा रहे सप्लाई कम रहे, डिमांड ज़्यादा रहे सप्लाई कम रहे, ये एक इनएफिशिएंसी है जो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री होने की वजह से, और उसका मीशत को बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, इसका मैं दूसरा सबूत आपको एक और देता हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ फंडामेंटली गलत है इस मुल्क में ऑटो सेक्टर के साथ। आपकी 5 साल पुरानी गाड़ी है, आपकी 3 साल पुरानी गाड़ी है, आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी है, आप अगर आज उसको बेचने जाएंगे तो आपको रुपयों में उसकी कीमत उससे ज़्यादा मिलेगी जितने की आपने खरीदी है। गाड़ी एक डेप्रिशिएबल रिसोर्स है, इस्तेमाल के साथ इसकी कीमत कम होनी चाहिए। मतलब ये पानी की बोतल जो है, अगर आप नहीं लेके आते हैं 200 रुपए की और आप किसी को सेकंड हैंड टकाने की OLX पे कोशिश करेंगे तो वो 30-40 रुपए से ज़्यादा नहीं देगा आपको। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ फंडामेंटली गलत है इस पूरी इकोनॉमिक्स में। और वो गलत क्या है? वो गलत ये है कि आपने एक प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री बनाई हुई है। वो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री जो है वो कार्टेलाइजेशन, नॉट एक मतलब कार्टेलाइजेशन उनके लिए, उनको ना बेसिकली वो जिसको कहते हैं कि कोई एक्सप्लिसिट कार्टेलाइजेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। सरकार ने उनको प्रोटेक्शन जो दी हुई है उसकी वजह से ही वो प्राइस हमेशा इस तरह अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। डॉलर 15% ऊपर जाएगा तो प्राइस 25% ऊपर जाएगी, डॉलर 30% ऊपर जाएगा तो प्राइस 40% ऊपर जाएगी। और उसके बावजूद भी ये होगा कि क्योंकि उन्होंने सप्लाई कंट्रोल की हुई है, सप्लाई उतनी होती नहीं है। मतलब पाकिस्तान में अगर आप ठंडे दिल से सोचें, ऑन का मतलब ये है कि यहाँ उतनी गाड़ी पहुँच ही नहीं रही है जितनी की डिमांड है, वरना ऑन होना ही नहीं चाहिए। मतलब ऑन अगर आप कोई एडिशनल पैसे दे रहे हैं या आपको 3 से 6 महीने का डिलीवरी या डिले आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। और ये इस वजह से है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है। दूसरी चीज़ ये कि इंपोर्ट के ऊपर आपने अननेसेसरली हाई बैरियर लगाए हुए हैं, और आपने कहा ये हुआ है बेसिकली कि इंपोर्ट रोकने के लिए हमने ये इंडस्ट्री बनाई हुई है, हमने लोकल प्रोटेक्शन इसलिए दी हुई है ताकि इंपोर्ट कम हो पाकिस्तान में। अच्छा, अब उस पर भी अगर आप नंबर देखना शुरू करेंगे ना, कोई पाकिस्तानी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसका इंजन और क्रिटिकल कंपोनेंट पाकिस्तान में बनते हों, विच बेसिकली मीन्स कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली आप जो इंपोर्ट बचाने के लिए जिस चीज़ को यहाँ बना रहे हैं, उसकी 60 to 70% कॉस्ट तो इन एनी केस आप फॉरेक्स में पे कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ मंगवाने के लिए। तो एक तो ये कि ये कोई इतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं कि 30% के लिए। फिर दूसरा एक और चीज़ भी है, इन सारे के सारे वेंचर्स में, इनमें से अक्सर वेंचर्स में जो फॉरेन एंटिटी है वो सेल के ऊपर रॉयल्टी भी लेती है, जिसका मतलब ये है कि इसका जो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू आता है उसका भी एक सर्टन परसेंटेज जो है वो टोयोटा इंटरनेशनल को या होंडा को या सुजुकी को फिर फॉरेक्स की फॉर्म में बाहर जाता है। तो आखिर में 15-20% बचाने के लिए आपने एक पूरी इंडस्ट्री को ये प्रोटेक्शन दी हुई है। इससे ज़्यादा बुरी मिसाल क्रॉनिक कैपिटलिज्म की हो ही नहीं सकती है। और ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर के साथ। कंज्यूमर की जेब से पैसा निकल के पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, और कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हो कि कंज्यूमर की जेब से वो पैसा निकले और वो डायरेक्टली इंपोर्टेड गाड़ियाँ मंगवा के यहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दे। बट उसको इस तरह रोका हुआ है कि उसके ऊपर जो बेसिकली टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा लगाया गया हुआ है। तो बेसिकली ये इस इंडस्ट्री को इस तरह मल्टीपल टीयर्स पे प्रोटेक्शन दी गई है। अच्छा, ये जो अभी कुछ नई एंट्रीज हुई हैं, मतलब हेवल, ह्युंडई, किया, MG, इनकी वजह से बिग 3 को कोई नुकसान हुआ है? जाहिर सी बात है, कंपटीशन बड़ा है तो वही जो सप्लाई डिमांड का गैप है, क्योंकि ये अब अपना मार्केट शेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद बात यहाँ तक पहुँचे कि ऑन और वो जो डिले होते हैं वो ऐसा ऐसा ख़त्म होने शुरू हो जाएं। बट अगेन जिसको कहते हैं ना, फंडामेंटली जब तक आप ऑटो सेक्टर में जो एक्चुअली एक ड्रेनिंग सेक्टर है इस इकॉनमी के लिए, या तो आप ये चीज़ इन्फोर्स करें कि जनाब वो जो कुछ बनाएंगे वो पाकिस्तान में बनाएंगे।
अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो सुजुकी इंजन भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू करे, टोयोटा इंजन भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू करे, फिर ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ। फिर इसका मतलब ये है कि हमें जो 100 रुपये की गाड़ी ले रहे हैं उसमें 80-85 रुपये बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है, लोकली जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इन्होंने प्लांट लगाए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और इवेंचुअली उसमें रिसर्च के साथ किसी स्टेज पे शायद आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि या हो कि ये एक्चुअली गाड़ियाँ यहाँ बनाते हैं तो ये गाड़ियाँ पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करना शुरू करे, टोयोटा भी करना शुरू करे, होंडा भी करना। उसके लिए जाहिर सी बात है इनकी कैपेसिटी नहीं है। मतलब बहुत सीधी सी मिसाल उसकी ये है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी हो पाकिस्तानी और आप उसका इंपोर्टेड वेरिएंट किसी तरह पाकिस्तान में आपको नज़र आ जाए या उसका कंपेरेबल वेरिएंट नज़र आ जाए, तो हमें ही उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाता है। मतलब यहाँ पर तो हालात ये होते हैं कि 30-30 लाख की गाड़ी के ट्रंक में लाइट नहीं होती, मतलब इतने बेसिकली। या आप 70 लाख की गाड़ी लेते हैं और उसका जो रेयर व्यू कैमरा है वो इतना पिक्सेलेटेड है कि लगता है कि आप 1960 की फ़िल्म देख रहे हैं कोई। तो इस तरह की चीज़ों के साथ, इस प्रोटेक्शन के साथ, तो एक्चुअली ये इंडस्ट्री फ्लीस कर रही है कंज्यूमर को भी, इकोनॉमी को भी, फॉरेक्स रिजर्व्स को भी, और इसको बदलना पड़ेगा। किसी ना किसी को बहुत सख्त किस्म के मतलब जिस होता है ना, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है वो ये है कि वैसे तो शायद पीटीआई हुकूमत की इस बात पे तारीफ़ करनी बनती है कि कम से कम उनके दौर में 3-4 नई गाड़ियों की कंपनियां यहाँ पे आई, बट अदरवाइज़ ये जो आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है, ये हर हुकूमत में ही प्रोटेक्टेड रही है। बिल्कुल। तो ये जो इनको प्रोटेक्शन मिलती है उसके बदले हुकूमत को क्या मिलता है? कुछ नहीं, मतलब ये बेसिकली घाटे का सौदा, ये कोई लॉबीज़ हैं, ये बेसिकली मैं वो जिस तरह कहता हूँ, इट इज़ एक्चुअली वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, और दिस एक्चुअली हैज़ टू गो, समथिंग हैज़ टू गिव, बिकॉज उसकी वजह यह है कि ना तो इससे कोई पाकिस्तान के अंदर वो जिसको कहते हैं ना इंजीनियरिंग एक्सेलेंस पैदा हुई कि अच्छा जी आपने इंडस्ट्री यहाँ ले आए हैं तो उसके बाद अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप कोई ऐसे पुर्जे बनाते हैं जो बाहर दुनिया में जाते हैं, तो चलें कुछ नहीं, आपने ये तो बाहर से मंगवा ली। आईफोन जिस तरह चाइना है, सो चाइना बेसिकली मेक्स अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ आईफोन, इट एक्चुअली मेक्स आईफोन एज वेल। सो चलें अच्छी बात है कि आप आईफोन तो चलें बाहर से मंगवाते हैं, आईफोन के एप्पल के बड़े बड़े स्टोर हैं चाइना में और बहुत से लोग ख़रीद रहे हैं, लेकिन फिर ये भी है कि चाइना ने जो बेसिकली मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कंपोनेंट्स भी और बेसिकली प्रोडक्ट्स भी, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है ग्रेजुअली। तो ये ऐसे कोई चीज़ तो आप कर नहीं रहे हैं, मतलब ऐसे तो नहीं हो रहा कि पाकिस्तानी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती हों जीसीसी को, सेंट्रल एशिया को, फार ईस्ट को, कहीं पे भी एक गाड़ी नहीं गई आज तक पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो गए। मतलब 1950 से ये इंडस्ट्री जो है 58-59 से ये इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड चल रही है और हमेशा क्रॉनी प्रोटेक्टेड चल रही है, और आज तक एक गाड़ी 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर हो गए हैं, 60 साल से ऊपर हो गए हैं, आज तक एक गाड़ी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हुई पाकिस्तान से। और ना ही आपने कोई ये किया कि अच्छा चलें यार गाड़ियों का नेविगेशन सिस्टम पाकिस्तान में सबसे बेहतर बनता है, गाड़ियों का जो बेसिकली ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो पाकिस्तान में बड़ा बेहतर बनता है, को फ्यूल पंप पाकिस्तान में बड़े अच्छे बनते हैं, वो फिर टोयोटा भी ऑर्डर करता है और होंडा भी ऑर्डर करता है और मर्सिडीज़ भी ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो आपने एक हाथी पाला हुआ जो कुछ सेठों को और कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ को थ्रू क्रॉनिक कैपिटलिज्म फ़ायदे पहुंचा रहा है, और उसके बदले में पाकिस्तान के अवाम भी फ्लीस हो रहे हैं। मतलब वो एक गाड़ी के लिए कुछ 40 से 50% ज़्यादा पे करते हैं, जो अक्रॉस द बॉर्डर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से कुछ 18 मील 15 मील दूर जब आप इंडिया जाते हैं तो एग्जैक्टली वही चीज़ ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में उससे कोई 2/3 प्राइस पे मिल रही है। सो कंज्यूमर भी फ्लीस हो रहा है, इकोनॉमी भी फ्लीस हो रही है, आपने बेसिकली फॉरेक्स के ऊपर भी कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। तो इसका तो मुझे कोई मतलब ना जवाब नज़र आता है, ना कोई हल मतलब नज़र आता है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो बहुत ज़रूरी करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, मेरा पेट्रन बनना है, मुझे जैज़ कैश पे सपोर्ट करना है, मुझे इजी पैसा पे सपोर्ट करना है, मुझे फॉलो करना है फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहे हैं। तो बीच में अपना ख्याल भी रख लें। खुदा हाफिज़।